नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी ट्यूब का जो ऑल इंडिया मॉक 17 है प्री का, उसके मैथ्स के क्वेश्चंस के। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप लाइव मॉक देना चाहें तो फ्री मॉक होता है, सैटरडे संडे आप दे सकते हैं, जाके ट्यूब की वेबसाइट से दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ लोग मेरा स्कोर पूछ रहे थे तो देख लो भैया। रहा स्कोर था 2018 सीजीएल मेंस में और 50 था प्री में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। कहा गया इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज आर ट्रू, या कहा गया निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सा सही है। ठीक है, आपको दिया गया 65 पावर 1/6, 17 पावर 1/4 एंड 12 पावर 1/3। अच्छा, अगर आपको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में, तो आप सबसे पहले तीनों नंबर्स को देखिए। तो आप कहेंगे 65 के पावर 1/6 1 लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि मेरा पेन टाइप ख़राब हो चुका है तो थोड़ी सी राइटिंग सही नहीं बनेगी, ये काम ढंग से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। 12 के पावर 1/3, इन तीन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब आपको क्या करना है, इनके पावर्स जो है उनकी किसको देखिए, हर को देखिए, यानी कि उसके डिनोमिनेटर को देखिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे 6 4 3 दिख रहा है, उसका एलसीएम लीजिए। 6 4 3 का एलसीएम कितना हो गया, 12। यानी आप इसको लिख सकते हैं 65 के पावर 2 के पावर 1/12 लिख सकते हैं। ऐसे इसको लिख सकते हैं 17 के पावर 3 के पावर 1/12, और ऐसे इसको लिख सकते हैं 12 के पावर 4 के पावर 1/12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ अगर देख पा रहे होंगे तो आप कहेंगे कि 65 के पावर 2 ये होता है 4225। अगर मैं बात करूँ 17 का क्यूब, 17 का क्यूब कितना, 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 में 17 से गुणा करेंगे तो 289 गुणे 17 कर लीजिएगा, यानी 290 में गुणा करके 17 घटा दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे करिए, ये हो गया 5100। 5100 में से कितना घटा देंगे, 187 घटा देंगे। 5100 में से 187 घटा देंगे, अरे क्योंकि इसको 300 मान लीजिए, तो 17 गुणे 300 माइनस 11 यानी 17 गुणे 100, 17 गुणे 300 माइनस 17 गुणे 11, तो 17 गुणे 11 187 हो गया, यानी आपका हो गया 4900। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 4913 हो गया। ठीक है, और 12 के पावर 4 यानी 12 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 144 गुणे 144, यानी कि ये 1728 गुणे 12 हो जाएगा। तो 1728 गुणे 12 आपका कितना हो जाएगा, अरे 12 के पावर 4, 12 का क्यूब होता है 1728, और 1728 में गुणे 12 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी संख्या आपकी निकल के आएगी कौन सी वाली, ये वाली। फिर ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। सेकंड नंबर पे कौन सी आएगी, 17 का क्यूब, आपको पता है 4913 है, तो सेकंड नंबर पे ये आएगी, और थर्ड नंबर पे ये आएगा। यानी आपका सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, 12, फिर 17, फिर 65। तो 12 17 65 थर्ड स्टेटमेंट में दिख रहा है, यानी आपका कौन सा सही है, ओनली थर्ड। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न देखिएगा, कहा गया सारिका स्पेंट इतना रुपया ऑन इंटीरियर डेकोरेशन फॉर हर होम एंड इतना रुपया ऑन बाइंग एसी, यानी कि वो एसी खरीदती है और इंटीरियर डेकोरेशन पे इतना रुपया खर्च करती है। कहा गया एंड द रिमेनिंग 28%, यानी बचता कितना है, 28%। जब इतना और इतना खर्च कर देती है तब उसके पास 28% बचता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर आप कुछ रुपया खर्च कर देते हैं तो आपके पास 28% रुपया बचता है कुल रुपए का, तो आप कहेंगे, अगर मैं पूछूं कि सर आपके पास मान लो 100 रुपीज़ थे और अभी 28 बचे हुए हैं, यानी 100% थे, 28% बचे हुए हैं, तो आपने खर्चा यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया, 72% का, तभी तो 28% बचा हुआ। और टोटल एक्सपेंडिचर अगर पैसे में जोड़े हैं तो आपको पता है 45,760 और 27,896 इधर, तो जोड़िए तो 606, 6 9 15 के 5, 7 8 15 1 16, 7 5 12 1 13, 4 2 6 1 7, यानी 73,656 रुपये उसने खर्च करें। 72% बराबर 73,656, यानी 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1% बराबर 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा। 1% बराबर हो जाएगा 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब अगर 1% बराबर 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो 100% कितना हो जाएगा, 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा आपका है 10 के बाद 2300। आपसे यही तो पूछा गया कि व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट कितना था। आप कहेंगे सर 72% अगर इसके बराबर है तो 1% 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर 1% मतलब 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 100% 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा 10 2300, आप गुणा कर लीजिएगा मन करेगा। अगर 72% बराबर इतना तो 1% निकाल लीजिएगा, 1% निकालने के बाद 100% कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया ABC इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद शेयर इन द रेशियो ऑफ दिस वन,
यानी कि ए बी सी तीनों पार्टनरशिप में घुसते हैं, यानी पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं जिसमें पार्टनरशिप करते हैं। कहा गया उनके शेयर का रेशियो, आपको ए बी और सी के शेयर का रेशियो दिया गया 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5। कहा गया आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीजेज हिज शेयर बाय 50%, यानी 4 मंथ बाद ए अपना शेयर 50% इंक्रीज कर देता है। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज इतना रुपया, देन बी शेयर इन द प्रॉफिट विल बी। प्रश्न फिर से समझिएगा। कहा गया ए बी और सी इस अनुपात में पूंजी लगाते हैं, जो अनुपात दिया गया 7/2 = 4/3 = 6/5, इस अनुपात में लगाते हैं। तो 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। अब कहा गया कि अगर साल भर के अंत में 45,900 रुपये का फायदा हो तो बी का शेयर कितना होगा, यानी प्रॉफिट में कितने का फायदा होगा। आपको पता होगा जिस अनुपात में पूंजी लगेगी उसी अनुपात में फायदा होगा। तो आप सबसे पहले पूंजी का अनुपात, सही अनुपात निकालें, अभी तो भिन्न में दिया गया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे जो कि 30 होगा, 30 से सब में गुणा कर दीजिए। तो 7/2 में अगर 30 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 105। अगर हम 30 से 4/3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40। और अगर मैं बात करूं सी में, तो सी का 6/5 है, इसमें 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है। अब आपसे पूछा गया बी का शेयर, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपसे कहा गया कि ए जो है वो 4 महीने बाद, यानी 4 महीने बाद क्या करता है, ये अपना शेयर 50% बढ़ा देता है। तो 105 का 50% कितना हो जाएगा, 52.5, यानी 4 महीने बाद ए का शेयर हो जाता है 157.5। 157.5 कैसे हो गया सर, आप कहेंगे 52.5 इसने बढ़ा दिया। अब अगर मैं बात करूं बी के शेयर की, तो बी ने कितना रुपया लगाया, 40, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो मैं अगर बात करूं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बी का हिस्सा अगर निकालना है तो आप कहेंगे बी का शेयर 40 कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 40 × 12 बटे कुल शेयर। तो आपको पता है 105 4 महीने के लिए लगाया गया, यानी 105 × 4 धन 157.5 अगले 8 महीने के लिए लगा था, 157.5 × 8 कर लीजिएगा, प्लस बी ने 40 12 महीने के लिए, 40 × 12 कर दीजिएगा, प्लस आप कह सकते हैं 36 भी 12 महीने के लिए लगाता है तो 36 × 12, यानी आप कह सकते हैं बी का शेयर बटे कुल शेयर और गुड़े कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 45,900, यानी 45 के बाद 900। अब इसी को सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 4 से अगर काटेंगे 4 × 12, 4 यहाँ कट गया, 4 दूनी 8, 4 × 12 और 4 × 12। अब आप क्या कर सकते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 से यहाँ काटेंगे तो यहाँ 35 बचेगा, 3 से यहाँ काटेंगे तो ये आपका बचेगा 3 × 5 = 15, 52.5 हो गया। 3 से यहाँ काटेंगे ये 3 गायब हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, यानी आपका बचा कितना, 40 बटे 35 धन 52.5 × 2 यानी 105। तो 35 और 105 140 हो गया, प्लस 40 और 36 76, यानी ये हो गया 40/216 और ये गुड़े करना है कितना, 45,900। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24, 9 से काटेंगे ये हो जाएगा 51 के बाद डुअल 0, 6 से काटेंगे 6 चौको 24, 6 से काटेंगे 850 आ जाएगा, 4 से कटेगा 10, 10 × 850 यानी 8500 हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का जो था वो थोड़ा टिपिकल था, थोड़ा कैलकुलेशन थी, लेकिन आप इजीली कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने 12 लिया, यहाँ पे आप 3 भी ले सकते थे, क्योंकि आपको पता है टोटल समय को अगर 3 माने तो पहले 4 महीने को 1 मान लेंगे, यानी यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाता है, यहाँ पे भी 3 हो जाता है। कर सकते थे ऐसा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 2 साइक्लिस्ट्स ए एंड बी स्टार्ट साइकिलिंग एट 21 km/h एंड 24 km/h टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ 21 और 24 की स्पीड से गति करना शुरू करते हैं, यानी गतिमान होते हैं। कहा गया वे 1 घंटे 12 मिनट बाद मिलते हैं। आपको पता है अगर एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो उनकी रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी, S1 + S2 यानी 21 + 24 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अब वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे चलते हैं और 1 घंटे 12 मिनट बाद मिलते हैं, यानी टाइम दिया गया है आपको। 1 घंटे 12 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/5 घंटे यानी 6/5 घंटे। आपको पता है स्पीड, आपको पता है टाइम, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी 45 × 6/5 यानी कि 54 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो गया 54 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कहा गया द एवरेज एज ऑफ ए क्लास इज 15.8 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज दिस ईयर एंड गर्ल्स की इतनी है। कहा गया बॉयज़ का कितना है, गर्ल्स का कितना है और एवरेज कितना है। बॉयज़ की अगर हम बात करें तो 16.4 है, गर्ल्स की बात करें तो 15.4 है, और आपको पता है रिजल्टेंट यानी पूरे क्लास की 15.8 है। लगा दीजिए एरो मेथड, तो 16.4 में से 15.8 घटाएंगे 0.6 हो जाएगा, और 15.4 अगर 15.8 में से घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 0.4। अनुपात ले लेंगे तो ये 2:3 हो जाएगा, यानी बॉयज़ का रेशियो और गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है,
ये देखिए कहा गया इफ x इज इक्वल टू दिस वन, y इज इक्वल टू दिस वन, z इज इक्वल टू दिस वन, तो आपको वैल्यू निकालनी है x बाई वाई जेड प्लस y बाई जेड एक्स प्लस z बाई एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 अपान x प्लस 1 अपान y प्लस 1 अपान z। अगर आप ध्यान से देखें तो x इंटू वाई इंटू जेड कितना हो जा रहा है, एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुणा होगा यानी 1 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करें, सबका अगर एलसीएम लें तो आपको पता है हर का एलसीएम लेने के बाद आपका आ जाएगा एक्स वाई जेड, और जिसकी वैल्यू है 1 तो उसका कोई मतलब नहीं है, यानी आपको पता चल गया अगर हम इसका एलसीएम लें तो इधर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्योंकि आपने एलसीएम लिया अगर हर का तो एक्स वाई जेड आया, और एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पे एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो ना भी लिखें। और ये क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर आप करोगे रूट 3 कट जाएगा, 2 2 4 1 5 5 का स्क्वायर 25 आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिएगा ये प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है, मेंस में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन ट्यूब ने कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। कहा गया इन द गिवन फिगर फ्रॉम द पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर O एंड द रेडियस 5 सेंटीमीटर। कहा गया कि P से एक सर्किल पे जिसका सेंटर A है, जिसका सेंटर O है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई PA और PB। कहा कि फ्रॉम द पॉइंट O OC एंड OD आर ड्रॉन पैरेलल टू PA एंड PB रिस्पेक्टिवली, यानी OC और OD जो है वो PA और PB के पैरेलल खींची गई। यानी कि अगर मैं बात करूं PA और PB के पैरेलल अगर OC और OD हैं तो हम यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं इस स्टेटमेंट से, जो ये पैरेलल की बात की गई, इससे हम कह सकते हैं कि एंगल COD बराबर हो जाएगा एंगल APB। क्यों? क्योंकि आपको रीजन दिया गया है, क्योंकि OC और OD जो है वो पैरेलल हैं PA और PB के। ठीक है, अब अगर आप APB निकाल लें तो COD निकल आएगा, COD ही आपसे पूछा गया। कहा गया AB की लंबाई कितनी है 5 है, यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ AB इज 5 सेंटीमीटर, और आपको दिया गया कि जो इसकी रेडियस है वो भी 5 सेंटीमीटर, यानी अगर यहाँ से इसको मिलाएं यहाँ से इसको मिलाएं तो आपको पता चल जा रहा है कि सर ये भी 5 है, ये भी 5 है, और तीनों से आप ट्राइंगल OAB को देखिएगा, फिर से देखिए मैंने क्या कहा, O से A को मिला दीजिए, O से B को मिला दीजिए। आपको पता है OA 5 है, क्यों? रेडियस है। OB क्या है 5, ये भी रेडियस है, और AB भी 5 है। अब ट्राइंगल OAB को देखिए, आप अगर बात करें ट्राइंगल OAB तो ये इसकी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अगर तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो एक ऐसा ट्राइंगल बन गया इक्विलेटरल। अगर इक्विलेटरल हो गया तो इसके हर कोण की बात करें अगर तो 60-60 अंश होगा, यानी अगर मैं बात करूँ इस कोण की तो ये भी 60 होगा, इस कोण की बात करूँ तो ये भी 60 होगा। आपको एक चीज़ और पता होगा मेरे भाई कि अगर किसी सर्किल के सेंटर से उसके पॉइंट ऑफ टेंजेंट को मिलाएं, ध्यान से देखिएगा, मेरे मुंह से गलत निकल गया, अगर किसी सर्किल के सेंटर से किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएं तो जो टेंजेंट होती है उस पे वो रेडियस परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर मैं बात करूं कि किसी केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पे मिलाने वाली त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यानी ये पूरा कोण 90 अंश है, ये पूरा कोण 90 है, इतना 60 है, तो ये वाला कोण कितना हो गया 30। यानी अगर ट्राइंगल APB में बात करें तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, देखिएगा ये कोण 30 है, ये कोण 30 है, दोनों मिलके 60, तो ये कितना बचा 120, यानी आपका एंगल APB कितना हो गया 120। और अगर एंगल APB 120 हो गया तो COD इसी के बराबर हो जाएगा, यानी ये भी 120 हो जाएगा। बात खत्म। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 56 × 75 × 60 × 84 × 210 इज इक्वल टू दिस वन। तो आपसे वैल्यू निकालने को कही गई P + Q डिवाइडेड बाई S + R। अब आपको पता है PQ RS की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो ये आपका अपने आप निकल आएगा। उसके लिए 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 × 7 के पावर 1 लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहा हूँ 2 के पावर 3 × 7 के पावर 1 लिख सकते हैं। ऐसे 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 × 3 के पावर 1, ठीक है, लिख सकते हैं। गुणे 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। 84 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 3 × 7 लिख सकते हैं। और ऐसे 210 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 = 5 × 30 = 110 लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, 2 कितनी बार आया 3, 2 5, 2 7, 1 8 बार, यानी 2 के पावर 8 आया गुणे। अगर मैं 3 की बात करूँ 1 2 3 4, 4 बार आया, 3 के पावर 4 हो गया। 5 की बात करूँ तो 2 1 3 और 1 4 बार आया, यानी 5 के पावर भी 4 आया। और 7 1 2 और 3 बार आया, यानी 7 के पावर 3 आया। और ये बराबर आपको दिया गया है 2 टू द पावर P 3 टू द पावर Q
5 टू द पावर r 7 टू द पावर s। अब अगर घातांकों की तुलना कर दीजिए तो घातांकों की तुलना करने पे आपको क्या मिलेगा, p की वैल्यू मिल जाएगी 8, q की वैल्यू मिल जाएगी 4, r की वैल्यू मिल जाएगी 4 और s की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो p प्लस q यानी 8 4 12 में s से डिवाइड करेंगे, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 में 4 जोड़ने को कहा गया, यानी आपका आंसर हो गया 8। समझ आ गया। ये प्रश्न तो बहुत पुराना प्रश्न है, एकदम घटिया प्रश्न, गिरा हुआ पिटा घिसा जैसे भी कह सकते हैं, ऐसा प्रश्न है। कहा गया 3 के पावर 33 प्लस 3 के पावर 33 प्लस 3 के पावर 33। आपको पता है अगर मैं कहूँ x प्लस एक्स प्लस एक्स तो क्या कहते हैं, 3 टाइम्स ऑफ x। इसी प्रकार से अगर 3 पावर 33 प्लस 3 पावर 33 प्लस 3 पावर 33 है तो आप कह सकते हैं 3 इंटू 3 पावर 33 और 3 के पावर 1 इंटू 3 पावर 33। अगर गुणा में आधार समान हो घाते हुए जुड़ जाती है, यानी हो गया 3 के पावर 34। सिमिलरली आप देख पा रहे हो कि 2 के पावर 33 प्लस 2 के पावर 33 यानी कि 2 इंटू 2 के पावर 33 यानी 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 33, ये हो गया 2 के पावर 34। अब आपका लिखा हुआ है 3 के पावर 34 इंटू 2 के पावर 34। आपको पता होगा a पावर b c पावर b, इसको हम लिख सकते हैं ac पावर b लिख सकते हैं। ऐसे 3 पावर 34 इंटू 2 पावर 34 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 के पावर 34 यानी ये हो गया 6 पावर 34 और ये बराबर दिया गया 6 पावर x। अगर आधार समान हो घात की तुलना कर दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा 34, बात खत्म। ठीक है। प्रश्न देखिएगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, मैं तेज क्यों करवा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में ऐसे कर पाएँ। कहा इफ 10 26 प्लस 10 19 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस 10 26 इंटू 10 19 इज इक्वल टू cos 60 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर 26 को a माने और 19 को b तो 10a प्लस 10b अपान x इंटू 1 माइनस 10 इंटू 10b, यानी आप अगर 1 बाई एक्स को बाहर ले लें तो आपका बचता क्या है 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10 इंटू 10b जो कि होता है 10a प्लस b, यानी 10 26 प्लस 19 यानी 10 45 और ये बराबर दिया गया cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 10 45 1 होता है यानी 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2 तो x की वैल्यू हो गई 2। घटिया सा प्रश्न था। देखिएगा कहा गया ये ट्रेड्समैन यानी एक व्यापारी एक आर्टिकल को 20% लॉस पे बेचता है, यानी अगर उसने 5x का खरीदा था तो 4x का बेच देता है, यानी x रुपए का नुकसान हो जाता है उसका। ठीक है। अब कहा गया इफ द सेलिंग प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाई 100 यानी अभी सेलिंग प्राइस हो गई 4x प्लस 100 तो कहा गया देयर वुड हैव बीन ये गेन ऑफ 5%। ध्यान से देखिएगा, यानी अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि पहले 20% का लॉस हो रहा था, 20% का लॉस हो रहा था और अभी 5% का फ़ायदा हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, यानी अगर मैं बात करूं पहले जो है वो 20% या ऐसे बात करें अगर XCP था, ध्यान से देखिएगा XCP यानी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं और इस पे 20% का लॉस हो रहा था, 20% का लॉस हो रहा था। ठीक है, 20% का लॉस हो रहा था और किसी दाम में बेची जा रही थी। अब कहा गया कि अगर इससे 100 रुपये ज़्यादा ले लें, यानी यहाँ कहीं पे, यानी इसमें 100 रुपये और ऐड कर दें, जितने में बेच रहे थे उसमें 100 रुपये और ले लें तो अब 5% का प्रॉफिट होने लग जाता है, यानी अब 5% प्रॉफिट होने लग जाता है, पहले 20% का नुकसान हो रहा था। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों के अंतर की, जितने में पहले विक्रय मूल्य था और जो अब विक्रय मूल्य है, तो इसका अंतर है 100 रुपये और 100 रुपये परसेंट में कितने के बराबर, पहले 20% उसकी जेब से जा रहा था और अब 5% उसकी जेब में आ रहा है, यानी ओवरऑल 25% का गैप आ रहा है, यानी अब 5 कदम आगे है, पहले 20 कदम पीछे था, दोनों के बीच की डिस्टेंस 25 कदम यानी 25%, यानी CP का 25% अगर 100 के बराबर है, CP का 25% यानी CP का 1/4 100 के बराबर है तो CP कितना हो जाएगा 400। X मान के भी कर सकते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये यूज्ड कार डीलर सेल्स ये कार फॉर दिस वन एंड मेक सम लॉस, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर दिस रुपीज हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन थ्राइस हिज लॉस। ध्यान से देखिएगा, हम मान लेते हैं कुछ CP रहा हो और उसने कार को 7.6 में बेचा तो उसका कुछ लॉस होता है। ठीक है, अच्छा अब कहा कि अगर 9.2 में बेचा जाए तो उसका जो प्रॉफिट है वो इस लॉस का कितना गुना है, 3 गुना है, यानी 3L का प्रॉफिट हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं CP प्लस 3L इतना है और CP माइनस L इतना है, यानी अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं तो आप कहेंगे इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1.6 लाख, और अगर मैं प्रॉफिट और लॉस के अंतर निकालूं तो आप 3L पहले देखिएगा, आप अगर 9.2 की बात करूं तो उसको CP प्लस 3L लिखा जा सकता है और 7.6 की बात करूं तो CP माइनस L, क्योंकि पहले L का नुकसान हो रहा था, अब 3L उसकी जेब में आ रहा है, यानी अंतर कितना हो गया, पहले L रुपये का नुकसान यानी L कदम पीछे, अब 3L का फायदा यानी 3L कदम आगे, यानी ओवरऑल अंतर 4L, यानी जो भी लॉस हो रही है उसका 4L, मतलब अगर जितनी लॉस हो रही थी उसको L माने तो टोटल अंतर आया 4L बराबर हो गया 1.6, यानी L बराबर कितना हो गया 0.4, L बराबर कितना हो गया 0.4।
L बराबर 0.4, यानी हम कह सकते हैं 7.6 लाख में बेचने पे उसे 0.4 लाख का नुकसान हो रहा है, यानी कि उसका CP कितना हो जाएगा 7.6 प्लस 0.4 यानी कि 8 लाख। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप कहें कि 9.2 लाख में बेचने पे उसका 3L यानी 1.2 लाख का फायदा हो रहा है। अगर किसी वस्तु को 9.2 लाख में बेचा जाता है तो 1.2 लाख का फायदा होता है, यानी CP कितना हो जाएगा 8 लाख। बात बराबर। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया A की वैल्यू दी गई, B की वैल्यू दी गई, X और Y की वैल्यू दी गई, आपसे पूछा गया A² + 2AB + AB²। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में है कुछ नहीं। यहाँ पे सबसे पहले A कॉमन ले लीजिएगा, A कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा A + B² + 2B, यही तो बचेगा। अच्छा, अब आप देखिए x⁴ को क्या, x⁴ - 1 को क्या लिख सकते हैं, x⁴ + 1 × x⁴ - 1, x⁴ + 1 कट जाएगा, यानी A की वैल्यू है x² - 1। x की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटेगा 3, यानी A की वैल्यू हो गई हमारी 3। B की वैल्यू आप देखिए y⁴ - 1 को लिखा जा सकता है y² - 1 × y² + 1, यानी यहाँ पे y² + 1 कट जाएगा, यानी B की वैल्यू है y² - 1। y की वैल्यू 9 है तो y² - 1 यानी ये 80 हो जाएगा, 81 में से 1 80। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ये हो गया 3 × 3 + 80 का स्क्वायर 6400 + 2B यानी कि 160। तो 6400 160 6560 और 3 6563, 6563 तो हो गया, और इसमें 3 से गुणा किया जाना है। एक बार चेक कर लीजिएगा कि यही हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। यहाँ पे y² - 1 बच रहा है, यानी कि ये हो गया 80। A की वैल्यू x⁴, अच्छा हाँ यहाँ पे x⁴ - 1 था, ठीक है, x⁴ - 1 बच रहा था, यानी 2 के पावर 4 16 में से 1 घटेगा, ये 15 हो जाएगा, यानी 15। यहाँ पे A की वैल्यू 15 रखिएगा, यानी यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी 15 है, यानी ये आपका हो गया 6575, 6575 और गुणे 15। 1 मिनट, 6500, अरे ये देखिएगा 1 मिनट मिटा रहा हूँ मैं इसको, 1 मिनट देखिएगा, A की वैल्यू 15 रखना है, 15 अगर आप रखेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो गया 15 गुणे 6400 160 6560, और इसमें 15 जोड़ेंगे 6575। अब गुणा कर दीजिए, 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 105 और 7 112 और 112, 15 × 5 = 75 और 12 87, 15 × 6 = 90 और 8 98। 1 मिनट फिर से गुणा करिए, 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 105, 7 112, हासिल है 11, 15 × 5 = 75, 11 86। आप सही है, 98 625 आपका आंसर हो गया। देखो जरा सी कैलकुलेशन मिस्टेक करो, आंसर गलत। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया 3 पॉट्स कंटेन इक्वल मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी कि मिल्क और वाटर का इक्वल मिक्सचर 3 बर्तन में है। पहले में 4:1 के अनुपात में है, दूसरे में 5:2 के अनुपात में है, और तीसरे में 6:1 के अनुपात में। जब कभी आपको ऐसा कुछ दिखे तो आप क्या काम करिएगा, 4 1 जोड़िए 5, 5 2 7, 6 1 7, इन सब का एलसीएम ले लीजिए, 35 35 हो गया। अब 5 को 35 बनाने के लिए 7 से गुणा, यानी इसमें हो गया 28 और 7, 7 को 35 बनाने के लिए 5 से गुणा, यानी 25 10, और इसमें भी 5 से गुणा, यानी 30 और 5। अब आपको मिल्क और वाटर का रेशियो मिल गया और इनकी क्वांटिटी भी इक्वल है, ठीक है, और रेशियो हमने सेम रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद वही मात्रा सबकी बना देनी है। अब जैसे 5 को 35 बनाने के लिए 7 से गुणा, ऐसे 7 को 35 बनाने के लिए 5 से गुणा। अब आपसे कहा गया अगर इन सबको इफ़ ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर, यानी सबको मिला दिया जाता है, तो दूध जो मिक्सचर बनेगा उसमें दूध और पानी की मात्रा कितनी होगी, तो दूध ये है, पानी ये है, तो 28 25 53 और 30 83, 83 अनुपात समथिंग आएगा। आपका सेकंड ऑप्शन में 83 दिख रहा है, आंसर हो गया। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया 3 टॉयज आर इन ए शेप ऑफ सिलेंडर हेमिस्फीयर एंड कोन। कहा गया 3 टॉयज जो हैं वो किस किस मतलब शेप में है, सिलेंडर एक है, एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है, ठीक है। कहा गया द 3 टॉयज हैव सेम बेस। अच्छा, सेम बेस कहने का मतलब होता है, सेम बेस अगर कोई कह दिया जाए तो इसका मतलब हो जाता है कि सर सबकी रेडियस समान है, यानी सबकी रेडियस अगर मैं r मानूँ तो सबकी रेडियस समान है। और कहा गया द हाइट ऑफ ईच इज 2√2 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए हाइट ये होती है। अगर हेमीस्फीयर के लिए बात करूं तो हेमीस्फीयर के लिए जो हाइट होती है वो उसकी त्रिज्या के ही बराबर होती है, यानी आपको ये त्रिज्या और हाइट सबकी क्या दी गई है 2√2, क्योंकि आपको दिया गया, देखिएगा क्यों मैंने त्रिज्या और हाइट दोनों को 2√2 कह दिया, क्योंकि आपको पता है कहा गया सबकी बेस रेडियस समान है, यानी r सबका इक्वल हो गया, और कहा गया सबकी हाइट भी समान है, यानी आप कह सकते हैं कि हाइट अगर हेमीस्फीयर के लिए बात करें तो हाइट उसकी रेडियस के बराबर होती है, और रेडियस सबके लिए समान है, तो यानी सबकी हाइट जो होगी, यानी कि इसकी जो हाइट है अगर इसके बेस रेडियस के समान है, तो अगर बेस रेडियस 2√2 है तो हाइट भी 2√2 हो जाएगी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपसे कहा गया अगर इसकी हाइट h1 है तो इसकी हाइट
जो है वो हेमीस्फीयर की हाइट के बराबर है, और हेमीस्फीयर की हाइट कितनी होती है r, तो h1 बराबर r हो गया। इस प्रकार से h बराबर r हो गया। इसी प्रकार कोण के लिए भी कहा गया, तो कोण की भी हाइट अगर हेमीस्फीयर के हाइट के बराबर है तो आप कहेंगे उसकी भी जो हाइट होगी वो 2√2 ही होगी, यानी बेस रेडियस के बराबर ही होगी। अब आपको पता चल गया r और s सब के लिए। अगर मैं बात करूँ शंकु के लिए तो l बराबर कितना हो जाएगा, यानी स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी। स्लैंट हाइट होती है अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4। अब आपसे कहा गया कि इनके टोटल सरफेस एरिया का अनुपात निकालें। तो अगर मैं सिलेंडर के लिए बात करूँ तो टोटल सरफेस एरिया होती है 2πr इंटू एच प्लस आर। अगर मैं बात करूँ हेमीस्फीयर के लिए तो ये होती है 3πr स्क्वायर, और अगर मैं बात करूँ ये स्क्वायर है, और अगर मैं बात करूँ कोण के लिए तो कोण के लिए कितनी होती है πr इंटू एल प्लस आर, ये होती है क्या टोटल सरफेस एरिया। पाई आर कट गया, यानी ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एच प्लस आर अनुपात 3r अनुपात एल प्लस आर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 2 टाइम्स ऑफ एच प्लस आर यानी कि 2√2 प्लस 2√2 यानी 4√2, 2 टाइम्स ऑफ 4√2 अनुपात 3r यानी कि 6√2 इंटू एल प्लस आर यानी 4 प्लस 2√2, 4 प्लस 2√2। अब आपको क्या करना है, 2√2 से सब में भाग कर दीजिए। तो 2√2 से इसमें भाग करेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 2√2 से इसमें भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा √2, यानी आपका अनुपात कितना हो गया 4:√3 अनुपात 4:3 यानी आपका अनुपात कितना हो गया 4:3 ये भी मेंस का क्वेश्चन है, √2+1 यहाँ पे बच रहा है, यानी 4:3 आपका आंसर हो गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया रीता बाइज 5 साड़ीज एट एन एवरेज ऑफ दिस वन, सी बाइज 3 more साड़ीज एट द एवरेज कॉस्ट ऑफ दिस वन, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल साड़ीज सी बाइज। देखिए 5 साड़ी अगर 2250 रुपये के एवरेज से खरीदती है तो पाँचों साड़ियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11,250। 3 और साड़ियाँ 2250 के 2750 के एवरेज क्रय मूल्य से खरीदती हैं तो तीनों का कितना हो जाएगा 8250 हो जाएगा। 8250 लिखना नहीं आता, 8250। आपको पता है 5 साड़ियों का दाम इतना है, 3 का इतना, टोटल 8 साड़ियों का दाम कितना हो जाएगा 19,500। अगर 8 साड़ियों का दाम 19,500 है तो एवरेज कितना हो जाएगा 19,500/8 यानी 8 दूनी 16, 3 35, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 30, 8 तियाँ 24.5, 2437.5 आपका आंसर। अरे 5 का मूल्य इतना, 3 का इतना, सभी 8 का मूल्य 19,500 तो एवरेज कितना हो जाएगा 12। थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा, आज जो पेन टैब है वो सही से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से आप देख रहे होंगे क्लासेज इस समय नहीं आ रही हैं। पेड क्लास वाले भी चिंतित ना रहें, उनकी भी क्लासेज इसी वजह से नहीं आ रहे हैं। कृपया करके दिमाग एकदम ख़राब ही ना कर दें, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। पेन टैब ऑर्डर करा है यार, अभी जानते हो लॉकडाउन में आना, एक बार तो कैंसिल हो गया ऑर्डर ही, एक बार नो डिलीवरी दिखा रहा था मेरे एड्रेस पे। आप देखिए फिर ऑर्डर कर रहा है, आ जाएगा तभी क्लास एकदम बढ़िया तरीके से शुरू होगी। पेन टैब हो चुका है ख़राब, आप देख ही पा रहे होंगे। कहा गया ये ट्रेन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर इन 25 आवर्स, व्हाट शुड बी इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। आपको कहा गया डिस्टेंस दिया गया, आपको दिया गया टाइम, स्पीड कितनी हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 900 किलोमीटर 25 घंटे में, यानी कि अरे 25 चौको 100 और 4 का 9 गुना ये है, यानी 36 घंटे लगेंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड आ जाएगी। 900 किलोमीटर अगर 25 घंटे में तय करना है तो आपको पता है 100 जो होता है 25 का 4 गुना होता है और उसका 9 गुना, यानी 4 9 36, स्पीड आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है 5/18 से गुणा कर दीजिए, 18 का नंबर 18, 18 दूना 36, 2 पंचे 10 मीटर पर सेकंड। देखिएगा अगले प्रश्न में बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। कहा गया 15 मैन एंड और 24 वीमेन और 36 बॉयज, यानी ये सब बराबर बराबर कार्य करते हैं, ठीक है। कहा गया 15 आदमी 24 वीमेन और 36 लड़के एक कार्य को 12 घंटे प्रतिदिन करते हुए 8 दिन में कर सकते हैं, मतलब 12 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए कर सकते हैं। कहा गया कितने आदमी 12 औरतों और 36 बच्चों, 6 बच्चे यहाँ पे कर लीजिएगा, 6 बच्चों के साथ लगाए जाएं ताकि दूसरा कार्य जो है वो पहले कार्य का 2 से 1/4 गुना है, उसको 30 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए किया जा सके। आपको पता है 15 आदमी 24 वीमेन और 36 लड़के एक बराबर कार्य करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि अगर एक आदमी कितना कार्य करता है, अगर एक आदमी 15 24 और 36 का एलसीएम 360, यानी एक आदमी अगर 24 कार्य करता है तो एक औरत 15 कार्य करती है और एक बच्चा यानी एक लड़का कितना कार्य करता है 10 कार्य करता है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं तो कहा गया कि 24 औरतें
24 औरतें, आपको पता है 24 औरतें 12 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए किसी कार्य को कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, 24 औरतें 12 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए किसी कार्य को कर सकती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 24 औरतें, अगर मैं मानूं कि एक औरत 1 घंटे में कितना, ये जो हमने कार्य माना है कि एक आदमी 24 यूनिट, ये मान लीजिए 1 घंटे में करते हैं, यानी कि अगर 24 औरतें 12 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए कार्य करती हैं, यानी कुल कार्य कितना हो गया, 24 औरतें हैं गुणे 12, 24 गुणे 12 औरतों के बराबर और 8 घंटे, यानी 24 गुणे 12 गुणे 8 के बराबर कार्य हो गया। और आपको पता है एक औरत कितना कार्य करती है, 15 कार्य, यानी कुल कार्य हो गया 24 गुणे 12 गुणे 8 गुणे 15, क्योंकि आप देखिए 24 औरतों के इतने दिन का कार्य है, यानी एक औरत के 24 गुणे 12 गुणे 8 घंटे का कार्य है, और एक औरत 15 यूनिट कार्य करती है, यानी कुल कार्य इतना है, ठीक है। अब कहा गया दूसरे केस में कि इसका 2 सही 1/4 गुना, यानी कि इसका 9/4 गुना करना है। कितने दिन में करना है, 30 दिन में, तो 30 दिन में करना है तो एक दिन में इतना कार्य करना पड़ेगा, अगर इसमें 30 से भाग कर देंगे। कितने घंटे पर दिन करना है, 6 घंटे पर दिन करना है, यानी 6 घंटे पर दिन करना है। अच्छा, यानी एक दिन में कितना कार्य किया जाना चाहिए, तो आप कहेंगे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 15 हो जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 गुणे 24, यानी 18 गुणे 24 यूनिट कार्य अगर 1 घंटे में किया जाए तो इतना कार्य जो है वो कितने देर में पूरा हो जाएगा, 30 दिन में 6 घंटे पर दिन करते हुए। अभी काम कौन कर रहा है, 12 औरतें और 6 पुरुष कर रहे हैं, 12 औरतें और 6 बच्चे कर रहे हैं। एक औरत कितना कार्य करती है, 15, यानी 12 औरतें कितना करेंगी, 180, यानी 18 गुणे 10 करेंगी। और आपको पता है 6 बच्चे, एक बच्चा करता है 10 कार्य, तो 6 बच्चे करेंगे 6 गुणे 10, 6 गुणे 10, यानी हमारा कुल कार्य हो रहा है 18 6 24 गुणे 10, 24 गुणे 10 कार्य करना है एक दिन में, मतलब 1 घंटे में 24 गुणे 10 हो रहा है। और हमें चाहिए कितना, 24 गुणे 18, यानी 24 गुणे 10 हो रहा है, 24 गुणे 18 चाहिए, यानी 24 गुणे 8 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा कार्य समय पे हो जाएगा। और आपको पता है 24 गुणे 8 यूनिट 1 घंटे में होना चाहिए, और आपको पता है एक आदमी 24 यूनिट 1 घंटे में करता है, तो आप कह सकते हैं कि 24 यूनिट 1 घंटे में करना है, मतलब 24 यूनिट 1 घंटे में करना है, वो 24 गुणे 8 यूनिट 1 घंटे में करना है, और एक आदमी 24 यूनिट कर पाता है, तो कितने आदमियों की ज़रूरत होगी, 8 आदमियों की, यानी आपको कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, 8 आदमियों। मैंने इतना डिटेल में क्यों बताया, ताकि आप M1D1 H1/W1 वाले फार्मूले से वैसे भी कर पाएँ, जब औरतों और उसका बच्चों का और आदमियों का अनुपात लेके कर सकें, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, और ये अंतिम प्रश्न होगा। इस प्रश्न को, ये भी मेंस का प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और 6 क्वेश्चंस आपके DI के थे, तो वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। कहा इन द गिवन फिगर E and F आर द सेंटर्स ऑफ 2 आइडेंटिकल सर्किल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AOB टू DOC, AOB और DOC की एरिया का अनुपात निकालें। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, आपको पता है AB स्पर्श रेखा है, E सेंटर से मिलाया गया, F सेंटर से, ये दोनों लंबवत हो गए, ठीक है। अगर EF को मिला दूं तो आपको पता है AB और EF बराबर होंगे, क्योंकि ये 90 ये 90, और आपका ये आयत बन जाएगा, ठीक है। अगर इसकी रेडियस में मानूँ, रेडियस 1 मिनट, रेडियस अगर मैं मानूँ 1 है, या सॉरी रेडियस मानूँ 2 है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये पूरा 4 हो गया। अरे क्योंकि देखिए इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, मतलब 4 ना भी हो के जितनी भी हो, यहाँ से देखिएगा, मान लो अगर इसकी रेडियस 2 है तो इसकी मान लो 4 + r आएगा, अरे 2 इतना और ये r इसके बीच की दूरी, और उतना ये भी हो जाएगा 4 + r, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, और आपको पता है ये अगर आयत है तो इसके जो विकर्ण होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट करने का मतलब ये दूरी जो होगी वो इसके बराबर होगी। बाइसेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता, बाइसेक्ट करने का मतलब तो ये हो गया, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके हो जाएगा, लेकिन आपको मैं, अगर ये दोनों बराबर, मतलब ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा, तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम होने पे इनकी हाइट बराबर हो जाएगी, यानी इतनी ऊंचाई आपको मिल जाएगी पूरे की आधी, यानी कि 1। यानी मेरे कहने का मतलब था कि अगर इसको मिला दूं तो अगर पूरे को 2 मानूं, इतने को पूरे को 2 मानूं और ये भी 2 हो, तो आप कहेंगे इतनी जो ऊंचाई इसकी होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इसकी ऊंचाई 1 हो गई, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल DOC के लिए, तो आप कहेंगे इतना 1 है, ऐसे देखिए पूरा 4 था, इतना 1 है ऊपर वाला हिस्सा, तो नीचे वाला हिस्सा कितना बचेगा, 3, यानी इसकी हाइट की बात करो 3, यानी ट्रायंगल DOC की जो हाइट है वो 3 है, और ट्रायंगल AOB की हाइट 1 है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है AB और DC पैरेलल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, तो ये पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए, ये बराबर इसके हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। सिमिलरली ये बराबर इसके हो जाएगा, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। और अगर ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC, यानी ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC दोनों सिमिलर हो गए,
तो इनके एरिया का अगर आपसे रेशियो पूछा जाएगा तो ये इनकी संगत भुजाओं के यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्ग के बराबर होगा। तो आपको पता है कि अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो 1 है और इसकी हाइट की बात करूं 3 है, तो दोनों की हाइट ले लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये इनकी एरिया का अनुपात हो जाएगा, यानी 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9। अगर इनके एरिया AOB की एरिया 1 है, DOC की एरिया 9 है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 1:9। समझ आ गया मैंने क्या किया? आपको क्या काम करना है, इसको मिला देना है तो ये आयत बन जाएगा। अगर ये 2 है, ये 2 है, तो आपको पता है ये आपका डायगोनल होगा, बाइसेक्ट करेगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी ये और ये इसकी दोनों की हाइट बराबर हो जाएगी। पूरी हाइट 2 है, अगर ये और ये बराबर है तो दोनों 1-1 हो जाएंगे। अगर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, पूरा 4 था, तो इतना हिस्सा मतलब DOC की हाइट कितनी आ जाएगी 3। ऊपर वाले की हाइट 1, नीचे वाले की 3, तो इनका अनुपात 1/3। और अगर एरिया का अनुपात निकालना है तो 1/3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो है। और एक हमारा जो हैशटैग वाली वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, जो मैंने एक इसकी लिंक अभी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, यहाँ कहीं पे जाके देख लीजिए।